हे वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए आज हम लोग CPRS सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो एग्ज़ाम 19 दिसंबर 2022 को हो चुका है उसका सेकेंड शिफ्ट का हम लोग फुल सॉल्यूशन देख चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं शिफ्ट फर्स्ट का फुल सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। शिफ्ट 1 में कौन कौन सा क्वेश्चन आया था उसका फुल सॉल्यूशन देखने वाले। CPRS सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बन चुका है। CPRS का फर्स्ट बार वैकेंसी आया था। यह वैकेंसी नवंबर लास्ट में अप्लाई हुआ था। 26 नवंबर को इसका लास्ट डेट था और 19 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम लिया गया 3 शिफ्ट में, जिसमें सेकेंड शिफ्ट का हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का कौन कौन सा क्वेश्चन आया था उसका फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, प्रति घंटे के आधार पर 1000 kVA से कम क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए किस प्रकार का अनुरक्षण कार्यक्रम किया जाना चाहिए। इंग्लिश में है, व्हाट टाइप ऑफ मेंटेनेंस शेड्यूल इज टू बी डन फॉर ट्रांसफार्मर ऑफ कैपेसिटेंट लेस देन 1000 kVA ऑन ए आवरली बेसिस। कह रहा है कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है परीक्षण का, टेस्ट का, ट्रांसफार्मर का, तो इसमें से कौन सा टेस्ट है, कौन सा परीक्षण है जो प्रति घंटा करना चाहिए और जिसमें ट्रांसफार्मर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है 1000 kVA से कम का ट्रांसफार्मर है, तब उसमें प्रत्येक घंटे कौन सा टेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन जो इसमें है चेकिंग ऑफ डिहाइड्रेटिंग ब्रीदर का कंडीशन जो है ऑलरेडी उसमें क्या होता है, सिलिका जेल भरा होता है और उसके कंडीशन को हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं। इसको घंटे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्रीदर जल्दी फेल नहीं होता। ब्रीदर जब एक बार सिलिका जेल भरा जाता है तो साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद धीरे धीरे वो ख़राब होता है, इसलिए इसको घंटे देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है चेकिंग ऑफ ऑयल लेवल इन ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर में ऑयल लेवल इंडिकेटर लगा होता है जिसको आप डायरेक्ट बाहर से देख सकते हैं। तो क्या है कि ट्रांसफार्मर का ऑयल जो होता है, तेल होता है, वो डायरेक्ट एकाएक कम तो नहीं हो जाएगा, इसी धीरे धीरे कम होता है, इसलिए इसको भी घंटे देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा करा चेकिंग ऑफ लोड, एम्पियर एंड वोल्टेज, और चौथा करा चेकिंग ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस भी क्या है कि इसको अकॉर्डिंग टू मौसम के अनुसार से हम लोग इसका चेक करते हैं कि अर्थ रेजिस्टेंस घट तो नहीं रहे। गर्मी के दिन में हम लोग देखते हैं अर्थ रेजिस्टेंस बढ़ तो नहीं गया है, तो घंटे यहाँ चेक करने की बात कर रहा है। तो ट्रांसफार्मर का जो लोड होता है, एम्पियर एंड वोल्टेज, इसको हमें प्रत्येक घंटे चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, 1000 से कम वाले कैपेसिटेंस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, लोड और वोल्टेज की जांच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि उस यंत्र का नाम क्या है जो लगातार नहीं घूमता बल्कि स्पंदन के रूप में घूमता है। लगातार नहीं घूमता बल्कि स्पंदन के रूप में। स्पंदन का मतलब हो गया पल्स का मतलब है पार्टिकुलर किसी खास एंगल पर। मान लीजिए कि हमको 10 डिग्री के एंगल पर घुमाना है, ठीक है, 10 डिग्री के एंगल पर घुमाना है, तब हम कौन सा यंत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो मोटर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मोटर में कौन सा मोटर इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें क्या है कि जो स्टेपर मोटर है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्टेपर मोटर। स्टेपर क्या होगा, स्टेपर मोटर स्टेप बाय स्टेप पार्टिकुलर एंगल पर पल्स के रूप में वो चलता है, ठीक है। आपको जितना डिग्री पर उसको घुमाना है उतना डिग्री पर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्टेपर मोटर को। इसलिए स्टेपर मोटर का इस्तेमाल रोबोटिक आइटम में प्रयोग किया जाता है। कहाँ यूज होता है, रोबोटिक आइटम, जो अपना रोबोट वगैरह घूमता है। रोबोट में क्या होता है, उसका जितना भी हाथ पैर ये सब गर्दन सब क्या होता है, मूवेबल पार्ट होता है। तो आपको हाथ कितना डिग्री पे घुमाना है, कोई चीज़ पकड़ना है तो कितना डिग्री पे फोल्ड होना चाहिए। तो पार्टिकुलर किसी खास एंगल के लिए घुमाने के लिए पल्स के रूप में जिस मोटर का इस्तेमाल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेपर मोटर कहते हैं, ठीक है। स्टेपर मोटर का अगर कुछ डिटेल हम लोग देखना चाहें और तो देख सकते हैं स्टेपर मोटर क्या होता है, इसका डिटेल देखिए। स्टेपर मोटर का जो सिद्धांत है, स्टेपर मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर आधारित है। इसके रोटर मैग्नेटिक होता है।
इसका रोटर क्या होता है, मैग्नेटिक आइटम होता है, ठीक है, ये डायरेक्ट मैग्नेटिक आइटम होता है और यहाँ वाइंडिंग होता है। इसमें जब सप्लाई जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कारण इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है और ये घूमने लगता है, ठीक है। जब स्टेटर वाइंडिंग को इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाती है तब सप्लाई की वजह से वाइंडिंग के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है। वह मैग्नेटिक फील्ड रोटर के साथ इंटरेक्ट होती है और उसकी वजह से रोटर भी क्या होता है, घूमने लगता है। इसलिए स्टेपर मोटर का जो इस्तेमाल होगा कहाँ होगा, जहाँ हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, पार्टिकुलर किसी खास एंगल पर कुछ समय के लिए मूव कराना हो, जैसे सीएनसी मशीन में बहुत हैवी क्या होता है, कंप्यूटराइज वर्क किया जाता है, तो वहाँ पे सीएनसी मशीन में इस मोटर का इस्तेमाल होता है। प्रिंटर में क्या होता है, पेज को घुमाने के लिए, लेज़र ऑप्टिक में, थ्रेडिंग प्रिंटर में, इंडस्ट्रियल मशीन में इसका इस्तेमाल, पेपर फीड मोटर टाइपराइटर में, मशीन टूल्स में, और यहाँ देखिए रोबोटिक्स आइटम, एंटीना, खिलौना इत्यादि में किया जाता है। मेनली रूप से रोबोटिक्स आइटम में क्या रहेगा, स्टेपर मोटर ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है, रोशनी को परिभाषित किया गया है। रोशनी, लाइट क्या है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। लाइट क्या है, तो हम लोग जानते हैं लाइट किसे कहते हैं या प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश की अगर परिभाषा की बात करेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, हमारी दृष्टि की अनुभूति जिस बाह्य भौतिक कारण के द्वारा होती है उसे हम प्रकाश कहते हैं, ठीक है। जिस बाहरी भौतिक प्रक्रिया के कारण हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो ये जो प्रकाश होता है डायरेक्ट हमारे आंख पर नहीं पड़ता है। प्रकाश क्या होता है, वस्तु से जाकर टकराती है और रिफ्लेक्ट होकर जब हमारे आंख पे प्रकाश आता है तब वह वस्तु हमें विजिबल होता है, दिखाई देता है। इस तरह से रोशनी किसे कहेंगे, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। प्रकाश तरंग के रूप में प्रति सेकंड एक चमकदार शरीर से निकलने वाली ऊर्जा, तो शरीर से तो नहीं निकलता है प्रकाश, इसीलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक मोमबत्ती की शक्ति के स्रोत द्वारा दिशा में उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा, ये मोमबत्ती की शक्ति की बात कर रहा है, कैंडिला की, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि मोमबत्ती की दिशा में ही प्रकाश की ऊर्जा होगा। प्रति इकाई ठोस कोण, प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित चमकदार, प्रति इकाई जब ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा तब यहाँ पे आएगा। यहाँ पे चौथा ऑप्शन है चमकदार प्रवाह प्रति इकाई क्षेत्र पर लंबवत सतह तक पहुँच रहा है। मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि एक सनलाइट आ रहा है यहाँ से, ठीक है, तो जब हमारा सतह से सनलाइट टकराता है प्रकाश, तो ये प्रकाश टकरा के कहाँ जाता है, हमारे आँखों तक पहुँचता है। जब हमारे आँख तक ये पहुँचता है तब ये हमको जो हमारा ये सतह है दिखाई देता है। इस तरह से क्या हुआ, चमकदार प्रवाह प्रति इकाई क्षेत्र लंबवत सतह तक पहुँचने वाला जो हमारा ऊर्जा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं या लाइट कहते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 केबल से आया हुआ है और केबल एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है केबल से कुछ अलग प्रकार का पूछा गया। बोल रहा है कि निम्न में कौन से विनिर्देश मतलब डिटेल को भूमिगत केबल के लेवल पर अनिवार्य करना जरूरत नहीं है। मतलब कह रहा है कि जो हमारा अंडरग्राउंड केबल होता है, जो अंडरग्राउंड केबल होता है इसको जब पैकिंग करते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड केबल जब पैकिंग किया जाता है तो इसके लेवल पर मतलब नेम प्लेट पर जहाँ इसका पूरा डिटेल होता है लिखा हुआ, ये जो केबल है कितने वोल्टेज तक के लिए बना हुआ है, किस प्रकार के मटेरियल से मिलके बना हुआ है, ठीक है, इसमें जो इंसुलेटर वो कैसा है, कितना लेयर का, ये सब केबल का जो लेवल होता है उस पर डिटेल डाला रहता है। तो कह रहा है किसी अंडरग्राउंड केबल के लिए इसमें से कौन सा डिटेल है जो लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो टाइप ऑफ केबल, केबल कोड, कोड की संख्या, इंसुलेटर का प्रकार, ठीक है। तो क्या हुआ, केबल का प्रकार, किस प्रकार का केबल है, टाइप्स ऑफ केबल लिखना जरूरी है, केबल का कोड जरूरी है, कोर की संख्या, इस केबल से कितना कोर निकला हुआ है ये जरूरी है, इंसुलेटर का प्रकार, ठीक है। सबसे पहला बात कि कोर के ऊपर जो हम लोग डालते हैं उसको इंसुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसुलेशन कहते हैं।
तो टाइप ऑफ इंसुलेशन बताना है, ये इसमें किस कैटेगरी का है, एक्स है कि वाई है कि ए है, किस कैटेगरी का है। टाइप ऑफ इंसुलेशन हम लेवल पे लिख सकते हैं, लिखना जरूरी है, लेकिन यहाँ लिख दिया इंसुलेटर का प्रकार, तो केबल में किसी तरह का इंसुलेटर तो होता नहीं, तो इस तरह से इंसुलेटर का प्रकार लिख दिया है, तो केबल में इंसुलेटर नहीं होता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अगर हम बात करेंगे किसी केबल का, तो कोई भी केबल में जो लेयर होता है, ठीक है, किसी केबल का जो कंडक्टर होता है उसको कई लेयर से बांध के उसको मतलब अंडरग्राउंड केबल बनाया जाता है। तो इसका लेयर हम लोग अगर देखते हैं तो सबसे अंदर का जो हमारा भाग है ये कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर पेपर का इंसुलेशन डाला जाता है, उसके ऊपर लेड शीथड डाला जाता है, ठीक है, लेड शीथ मतलब लेड शीथ डाला जाता है। लेड शीथ डालने से क्या होता है, ये नमी वाले एरिया में, इस नमी वाला मतलब केबल के ऊपर जो नमी पड़ेगा ये लेड शीथ वाला एरिया क्या कर देगा, इसको पूर्ण रूप से ब्लॉक कर देगा, हमारा कंडक्टर तक नमी को पहुंचने नहीं देगा जब ये केबल का इस्तेमाल अंडरग्राउंड में किया जाएगा तब, ठीक है। लेड शीथड जो हमारा इंसुलेशन ये क्या करेगा, इसमें नमी की मात्रा को इधर जाने से ब्लॉक कर देगा। उसके बाद आता है बेडिंग। बेडिंग क्या होता है, ये जूट का एक परत होता है। बेडिंग क्या होता है, जूट का परत होता है। तो जूट का परत इसलिए होता है क्योंकि बेडिंग से अगला जो होता है आर्मरिंग होता है। आर्मरिंग में क्या होता है, लोहे का, ठीक है, आयरन का, इसमें बहुत पतला पतला आयरन का एक तरह से जालीदार नुमा बनाया जाता है केबल का मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। मतलब केबल पर किसी प्रकार का बाहरी चोट पड़े तो केबल का इंसुलेशन कटे नहीं, उसके लिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए लोहा का बाहरी जाली रूप में डाला जाता है। तो इस जाली के द्वारा केबल के आंतरिक भाग को सुरक्षा देने के लिए उसका अगला लेयर जूट से बना दिया जाता है, ताकि केबल को यूज करते समय ये जो हमारा आर्मरिंग वाला पार्ट है जो लोहे का बना हुआ है मटेरियल, इस जाली से हमारा केबल क्षतिग्रस्त ना हो, उससे बचने के लिए अगला लेयर जूट का बना होता है, ठीक है। और केबल का सबसे ऊपरी जो लेयर होता है उसको सर्विंग कहते हैं। इस तरह से केबल में कितना लेयर हुआ, सबसे पहला सर्विंग, फिर आर्मरिंग, फिर बेडिंग, फिर लेड शीथड, उसके बाद पेपर इंसुलेशन, उसके बाद कंडक्टर होता है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अंडरग्राउंड केबल का सुरक्षा प्रदान करने के लिए कितना इंसुलेट किया जाता है, तो मतलब इतना लेयर का इसमें इंसुलेशन दिया जाता है, ठीक है। नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है सिरेमिक पोर्सिलेन आदि जैसे इंसुलेटिंग कोर के चारों ओर लिपटे प्रतिरोध तार का उपयोग करके किसका निर्माण किया जाता है। सिरेमिक पोर्सिलेन, ये जो अपना मटेरियल है इसको सिरेमिक कहते हैं, ठीक है। सिरेमिक या पोर्सिलेन, सिरेमिक या पोर्सिलेन का बना होता है, ठीक है। और सिरेमिक पोर्सिलेन के ऊपर क्या होता है, ये वायर होता है, ठीक है। वायर को लपेट कर रजिस्टर बनाया जाता है, रेजिस्टेंस बनाया जाता है, या रेसिस्टर प्रतिरोधक बनाया जाता है, ठीक है। सिरेमिक या पोर्सिलेन का लेयर देके उसके ऊपर वायर को लपेट कर रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस तैयार किया जाता है। वेरिएबल हो या फिक्स हो, कोई भी रेजिस्टेंस तैयार किया जाता है। ये जो केबल होता है ये मतलब तार होता है, रेजिस्टेंस में जो तार का इस्तेमाल होता है वो क्या चीज़ का होता है, मैग्नीन का होता है। क्या चीज़ का होता है, मैग्नीन का होता है, ठीक है। तो सिरेमिक या मैग्नीन के, सिरेमिक पोर्सिलेन या मैग्नीन के ऊपर, सिरेमिक या पोर्सिलेन के ऊपर मैग्नीन तार का क्वाइलिंग करके जब हम रेजिस्टेंस बनाते हैं तब इस प्रकार के रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, वायर वाउंड रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब तार को लपेटा हुआ प्रतिरोध। इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, तार लपेटित प्रतिरोध। पहला ऑप्शन था कार्बन फिल्म प्रतिरोध, कार्बन संरचना प्रतिरोध, पीटीसी प्रतिरोध, तो ये सब नहीं होगा, क्या होगा, तार लपेट प्रतिरोध, वायर वाउंड रजिस्टर, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ये जो वायर बाउंड रेजिस्टेंस होता है अधिकतर वेरिएबल रेजिस्टेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डीसी मोटर वगैरह को चलाने के लिए जो वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए उसके रूप में वायर बाउंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रजिस्टर की अगर बात करेंगे तो इस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे हम, जिसमें टोटल रेजिस्टेंस के बारे में बता देंगे, कितने तरह का रजिस्टर होता है और किस प्रकार के मटेरियल से मिलके बना होता है। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है
निम्न में कौन सा ऊर्जा मीटर की ड्राइविंग प्रणाली के कारण फ्लक्स त्रुटि के गलत परिमाण का कारण नहीं है। मतलब एनर्जी मीटर की बात कर रहा है, कह रहा है कि ये जो एनर्जी मीटर है इसका जो ड्राइविंग प्रणाली है, तो एनर्जी मीटर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, जो एनर्जी मीटर होता है इसमें 2 कॉइल होता है, ठीक है। ये जो कॉइल है इसको हम लोग सीसी कहते हैं, करंट कॉइल, और इसको कहते हैं पीसी, प्रेशर कॉइल। तो जब हमारा सप्लाई करंट कॉइल से होके प्रेशर कॉइल से होके लोड तक पहुंचता है, ठीक है, तब क्या होता है, दोनों वाइंडिंग में इंडक्शन प्रोसेस होता है, और इंडक्शन प्रोसेस के बीच ये जो हमारा इस स्पिंडल है, इस स्पिंडल में क्या है, डिस्क है एल्युमिनियम का रखा हुआ, ठीक है। इंडक्शन के कारण ये स्पिंडल घूमने लगता है, और इस स्पिंडल से जुड़ा हुआ हमारा डिस्क है, ये डिस्क भी क्या होता है, धीरे धीरे घूमने लगता है, ठीक है। इस तरह से एनर्जी मीटर काम करता है। तो इसमें कह रहा है कि इसका जो घूमने का प्रोसेस है, इसमें जो त्रुटि आ जाता है कभी कभी, तो इसमें से कौन सा कारण है जिसके कारण त्रुटि नहीं आ सकता है, ठीक है, फ्लक्स में त्रुटि नहीं आ सकता है इसके घूमने वाली प्रक्रिया में, ठीक है। ड्राइविंग प्रणाली में केवल जो त्रुटि आएगा किसके कारण नहीं आएगा, तो इसमें अनुचित अंतराल, इसका अंग्रेजी वाला देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काउज ऑफ द इनकरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स इरर। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स इरर, फ्लक्स के मैग्नीट्यूड में जो इरर आता है इसमें से किस कारण से नहीं आ सकता है, जो ड्राइविंग सिस्टम होता है एनर्जी मीटर का उसमें। इम्प्रोपर लैग एडजस्टमेंट, ठीक है, अनुचित अंतराल समायोजन। तो अगर लैग एडजस्टमेंट इम्प्रोपर होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, समस्या आ जाएगा। दूसरा है चेंज इन रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ अगर रेजिस्टेंस का मान बदलेगा तो उसमें इरर आ जाएगा, ठीक है। एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी में परिवर्तन आएगा तो इरर आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन है अनसिमेट्रिकल मैग्नेटिक सर्किट, मतलब असममित चुंबकीय सर्किट। असममित चुंबकीय सर्किट में अगर किसी तरह का मतलब परिवर्तन आता है, समस्या आता है, असममित चुंबकीय सर्किट बनता है, तो क्या होगा, प्रॉब्लम तो आएगा, लेकिन इसका जो ड्राइविंग प्रणाली है इसमें समस्या नहीं आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि ड्राइविंग प्रणाली में समस्या किसके कारण आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, असममित चुंबकीय सर्किट, अनसिमेट्रिकल मैग्नेटिक सर्किट के कारण प्रॉब्लम आएगा एनर्जी मीटर में, लेकिन ड्राइविंग सिस्टम में नहीं आएगा, वो समस्या कहीं और आएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है मूविंग कॉइल एक खाली स्थान के साथ श्रृंखला में आने वाली मशीन के टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हम लोग एसी में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो आपको समझने के लिए यहाँ पे हम फिगर रख दिए हैं, करा मूविंग कॉइल एक खाली स्थान के साथ श्रृंखला में आने वाली मशीन के टर्मिनल से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए ये मूविंग कॉइल है, ये क्या है, मूविंग कॉइल है। ये मूविंग कॉइल जो है सीरीज में आयरन कोर के साथ लोड के लिए जुड़ा होता है, मूविंग कॉइल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। तो ये कह रहा है कि मूविंग कॉइल यंत्र में जो सीरीज में जुड़ा होता है, क्या चीज़ के साथ जुड़ा होता है, तो ऑलरेडी हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे कॉइल है, क्या चीज़ है, कॉइल है। कह रहा है कि यहाँ पर कॉइल के सीरीज में क्या जोड़ा जाता है, तो ऑलरेडी मूविंग कॉइल में क्या है, यहाँ पर कॉइल लगा हुआ है। कॉइल का मतलब क्या है, ये करंट को, कॉइल क्या है, इंडक्टर है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे मूविंग कॉइल में क्या है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में ये कॉइल लगा होता है। तो कॉइल क्या करता है, कॉइल इंडक्टर की तरह व्यवहार करता है, कॉइल का एक तरह का इंडक्टर है। तो इंडक्टर होने के कारण यहाँ पे करंट क्या हो जाता है, लैगिंग हो जाता है, करंट पीछे हो जाएगा। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, करंट लैग ना करे, इससे बचने के लिए यहाँ पे हम लोग लोड के सीरीज में क्या करते हैं, कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लोड के सीरीज में कैपेसिटर लगा देते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं, ठीक है। लोड के सीरीज में कैपेसिटर लगाते हैं। मूविंग कॉइल एक कैपेसिटर के साथ श्रृंखला में आने वाली मशीन के टर्मिनल में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी इंडक्टर है, रेजिस्टेंस तो रहता ही है, लैंप नहीं रहता है। तो ये इंडक्टर क्या कर रहा है, करंट को पीछे कर रहा है। तो हम लोग
लोड के सीरीज में जोड़ देंगे कैपेसिटर मूविंग कॉइल में, ताकि उसका पावर फैक्टर एडजस्ट रहे, ठीक है, जिस लोड से भी जोड़े, नहीं तो रीडिंग में समस्या आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के उत्पादन के लिए निम्न में कौन सी आवश्यकता नहीं है? तो कह रहा है कि गतिशील रूप से ईएमएफ उत्पन्न करना है। गतिशील रूप से ईएमएफ उत्पन्न करना है, ठीक है। तो इसमें से क्या चीज़ नहीं चाहिए? तो ऑलरेडी हम लोग डीसी जनरेटर के बारे में क्या कहते हैं, डीसी जनरेटर जो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कंडक्टर को रख के घुमाते हैं, तब हमारा कंडक्टर में या आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो ईएमएफ गतिशील हो गया, घुमाते हैं गतिशील हो गया। तो यहाँ पे गतिशील रूप से ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, क्योंकि कंडक्टर को कहाँ घुमाएंगे? चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। दूसरा हमको कंडक्टर चाहिए, मुख्य रूप से है नहीं चाहिए। और तीसरा बाह्य बल चाहिए, बाहरी बल जो इसको जब घुमाएंगे। तो मुख्य रूप से 3 चीज़ चाहिए, ठीक है। गतिशील रूप से ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए और बाहरी बल होना चाहिए। तो कह रहा है इसमें से कौन सा आवश्यकता नहीं है? तो चुंबकीय क्षेत्र चाहिए ही, दूसरा कंडक्टर चाहिए ही, कंडक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति घुमाने के लिए बाहरी फोर्स चाहिए ही। क्या चीज़ नहीं चाहिए? विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र। ऑलरेडी हम लोग डीसी जनरेटर के बारे में जान चुके हैं, ये कैसे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सीधे, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है एक कर्मचारी के आक्रामक व्यवहार को खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है शारीरिक खतरा, दूसरा मनोवैज्ञानिक खतरा, तीसरा फिर है शारीरिक खतरा, चौथा है एर्गोनोमिक खतरा। तो कोई भी कर्मचारी जहाँ काम कर रहा है अगर आक्रामक रूप से व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब क्या है? किसी तरह का मनोवैज्ञानिक खतरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में कौन सा श्रृंखला लपेट डीसी जनरेटर के संबंध में गलत है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर? सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर, तो हम लोग सीरीज जनरेटर के बारे में क्या जानते हैं? सीरीज जनरेटर में आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग सीरीज में जुड़ा होता है लोड के, ठीक है। ये लोड हो गया, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गया, ये आर्मेचर हो गया। तो कह रहा है कि कौन सा श्रृंखला लपेट डीसी जनरेटर मतलब डीसी सीरीज जनरेटर के रूप में गलत है? लोड बढ़ने के साथ मशीन का टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है, सही बात है। जब लोड बढ़ेगा तो क्या होगा? अधिक करंट लेगा, तो मशीन का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? इसका स्पीड बढ़ेगा, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? ऑलरेडी बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा, अपने अधिकतम मान पर पहुंचने के बाद यह घटने लगता है। तो कोई भी जनरेटर हो या डीसी मोटर हो या एसी मोटर हो, जब वो अपना सैचुरेशन पॉइंट पे चल जाता है, मतलब उसका जो ईएमएफ वोल्टेज है अपना पीक पे जब चल जाता है, उसके बाद वो थोड़ा सा क्या होता है? स्लाइटली रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है। उसके बाद इसके स्पीड को आप कितना भी बढ़ा दीजिए तो टर्मिनल वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये भी सही है। तीसरा, मूल्य में कमी आर्मेचर के चुंबकीय प्रभाव के कारण है। इसका इंग्लिश वाला ऑप्शन देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चौथा कह रहा लोड बढ़ने के साथ फील्ड करंट बढ़ता है, सही बात है। जब लोड बढ़ेगा तो क्या होगा? आर्मेचर पर करंट बढ़ेगा। जब आर्मेचर पर करंट बढ़ेगा तो ये करंट कहाँ से जाएगा? फील्ड वाइंडिंग से होकर जाएगा, तो फील्ड करंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पे गलत क्या है? ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है कि सही ऑप्शन है द डिक्रीजिंग इन द वैल्यू इज ड्यू टू द मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर। आर्मेचर के मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण क्या हो जाएगा? जो इसका वैल्यू है वो घटने लगेगा, ठीक है। ये यहाँ पर गलत है क्योंकि ये ऑलरेडी सीरीज जनरेटर है, ठीक है। तो सीरीज मोटर में क्या होगा? जब भी इसका लोड बढ़ेगा तो करंट का मान बढ़ेगा। तो अगर करंट का मान बढ़ेगा तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कैसे आया?
डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट का मतलब इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट कम होना चाहिए, मतलब इसमें करंट नहीं गुजरना चाहिए। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, डीसी सीरीज जनरेटर में करंट को बहने के लिए एक ही रास्ता है, तो लोड बढ़ेगा तो करंट का मान ऑलरेडी बढ़ेगा, लोड घटेगा तो थोड़ा सा करंट का मान घटेगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, डीसी सीरीज जनरेटर के बारे में गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 71, क्वेश्चन नंबर 71। तो इसका फिगर से आप समझ सकते हैं, कह रहा है कि यहाँ जो दिखाया गया है इलेक्ट्रीशियन द्वारा उपयोग किया जाने वाला इस उपकरण का नाम बताएं। तो आप देख रहे हैं ये लकड़ी का बना हुआ हथौड़ा है। तो जो लकड़ी का बना हथौड़ा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मैलेट कहते हैं, मैलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 72। एक चुंबक के दो ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। किसी चुंबक के दोनों ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। तो जब आप मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे किसी भी चुंबक में दो पोल होता है, ठीक है, साउथ और नॉर्थ होता है। तो किसी चुंबक के दोनों पोल के बीच का काल्पनिक रेखा, ठीक है, ये चुंबक है, इसके बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा हम लोग डालते हैं, ठीक है, और इसके बीचों बीच फिर इधर से काल्पनिक रेखा डालते हैं। तो किसी चुंबक के बीचों बीच वह काल्पनिक रेखा जो चुंबक के बिल्कुल बीचों बीच डिवाइड करता हो, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, MNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, चुंबक की शक्ति 0 हो जाता है, चुंबक की शक्ति पावर बराबर 0। ठीक है, किसी चुंबक के बीचों बीच वह काल्पनिक रेखा जो चुंबक को बीचों बीच डिवाइड करता हो और जहाँ पर चुंबक की शक्ति का मान 0 हो जाता हो, उस काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, चुंबकीय रेखा नहीं होगा, चुंबकीय तटस्थ धुरी नहीं होगा, क्या हो जाएगा आंसर, चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, इसके बीचों बीच ये खींचा हुआ है, एक बीचों बीच ऐसे खींच दीजिए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, MNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। इसके बीचों बीच के अलावा अगर कोई भी लाइन हम लोग खींचते हैं तो ये सब क्या हो जाएगा, GNA हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा, GNA हो जाएगा, जो MNA से कुछ डिग्री के अंतर पर GNA खींचा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चुंबकीय अक्ष आंसर हो जाएगा, मैग्नेटिक अक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें विद्युत अपघटन की विधि द्वारा एक धातु को दूसरी धातु पर निक्षेपित किया जाता है। तो किसी एक धातु पर दूसरे धातु के परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, किसी एक धातु पर अन्य धातु की, किसी धातु पर अन्य धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया, धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, किसी धातु पर अन्य धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। जैसे लोहा के ऊपर हम लोग क्या चीज चढ़ाते हैं, जस्ता का परत चढ़ाते हैं ना। लोहा क्या होता है, क्रोजिन होता है, मतलब उसमें जंग लग जाता है, तो जंग से बचने के लिए लोहा के ऊपर क्या करते हैं, जिंक का परत चढ़ा देते हैं लोहे के ऊपर। ठीक है, तो लोहा के ऊपर जिंक का जो परत चढ़ाते हैं, एक्चुअल में उसका तो नाम स्पेशल एक अलग से रखा गया है, उसको गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है या जस्तीकरण कहते हैं। लेकिन एक धातु के ऊपर दूसरे धातु का जब परत चढ़ता हो तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल के सेंस में। ठीक है, जब हम लोग सेल एंड बैटरी पढ़ते हैं तो सेल में जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, उसमें क्या होता है, बचने के लिए उसके ऊपर लेयर चढ़ाया जाता है एक धातु से दूसरे धातु का। ठीक है, जैसे जिंक के ऊपर हम लोग निकिल का परत चढ़ा देते हैं, तो एक धातु के ऊपर दूसरे धातु के परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर लोहे के ऊपर जस्ता को चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन।
जेसन कहते हैं या जस्तीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 ये पावर फैक्टर के बारे में कह रहा है, बोल रहा है कि पावर फैक्टर 1 हो सकता है। सही बात है, पावर फैक्टर का मान अधिकतम कितना होगा, यूनिटी होगा, 1 होगा। पावर फैक्टर 1 से कम हो सकता है। सही बात है, 1 से कम हो सकता है पावर फैक्टर का मान। ठीक है, 1 से कम हो सकता है, PF कम है 1 से, संभव है। ठीक है, पावर फैक्टर का मान 1 से कम हो सकता है। पावर फैक्टर 1 से अधिक हो सकता है, ये तो बिल्कुल गलत है। पावर फैक्टर का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, यूनिटी, उससे अधिक नहीं होगा। पावर फैक्टर 1 या 1 से कम हो सकता है। सही बात है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, चौथा सही है, तीसरा गलत है। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है। ऑप्शन पहला में दिया हुआ है तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, पावर फैक्टर का मान हमेशा कितना होगा, मैक्सिमम यूनिटी जाएगा, उससे कम होगा, 1 से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कर रहा है, एक एक्साइटेशन अल्टरनेटर में रोटर के रूप में कार्य करता है। रोटर के रूप में कौन सा काम करता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अल्टरनेटर में एक्साइटेशन करने के लिए रोटर के शाफ्ट पर क्या लगाते हैं, DC शंट जनरेटर लगवा देते हैं या कंपाउंड जनरेटर लगा देते हैं। ठीक है, तो DC शंट जनरेटर में जो करंट उत्पन्न होता है घूमने के कारण कहाँ होता है, आर्मेचर में होता है, और आर्मेचर से तार जोड़ के हम लोग उसके फील्ड को एक्साइट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे DC शंट जनरेटर तो नहीं दिया ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या है, आर्मेचर है, वाइंडिंग है, शाफ्ट है, स्लॉट है। तो क्या हो जाएगा आंसर, आर्मेचर हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। अल्टरनेटर में एक घटना जो भार में निरंतर उतार चढ़ाव होती है क्या कहलाता है। तो किसी अल्टरनेटर में लोड बढ़ने पर उसका स्पीड में कुछ उतार चढ़ाव हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हंटिंग कहते हैं, हंटिंग प्रभाव। अल्टरनेटर में हंटिंग प्रभाव क्या होता है, किसी अल्टरनेटर में लोड परिवर्तन से अल्टरनेटर के स्पीड में भी परिवर्तन हो जाता है, जिसे हंटिंग प्रभाव कहते हैं। और हंटिंग प्रभाव को ख़त्म करने के लिए अल्टरनेटर में क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आता है हंटिंग इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए कौन सा वाइंडिंग का यूज होगा, डैम्पर वाइंडिंग। तो यहाँ पे वही कर रहा है, अल्टरनेटर में एक घटना जो भार में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण होता है, क्या होगा, हंटिंग इफेक्ट। ठीक है, ऑप्शन दूसरा है बूस्टर ट्रांसिस्ट एक्साइटेशन। तो बूस्टर क्या होता है, जब किसी जनरेटर को पावर फैक्टर सुधार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तब उसको बूस्टर जनरेटर का बोलते हैं। ठीक है, एक्साइटेशन ऑलरेडी बता दिए, ट्रांसिस्ट भी एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, हंटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 का रहा है, तरल के किसी एक दिए गए आयतन के द्रव्यमान का पानी के समान आयतन के द्रव्यमान के अनुपात को खाली स्थान पर तरल के विशिष्ट गुरुत्व के रूप में जाना जाता है। तो हम सभी जानते हैं किसी भी तरल पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, उस पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व बट्टा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, कभी भी 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, पानी का घनत्व से हम लोग कंपेयर करते हैं कोई भी पदार्थ का तरल के किसी दिए गए आयतन के द्रव्यमान का पानी के समान आयतन के द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट गुरुत्व के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व निकालना हो, स्पेसिफिक डेंसिटी, विशिष्ट गुरुत्व, तो हम लोग उसको उस पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व के लिए पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व से कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 78, ट्रिकल चार्जिंग क्या है। तो ट्रिकल चार्जिंग क्या है, हम लोग जानते हैं जो हमारा लेड एसिड सेल होता है, जब वो इस्तेमाल में नहीं किया जाता है तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, पोलराइज होके डिस्चार्ज हो जाता है। तो जब नया उसमें हम लोग डिस्टिल वाटर रिफिल करते हैं उसको यूजेबल बनाने के लिए, तो उसको लंबे समय तक कम वोल्टेज देके चार्ज किया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। ठीक है, ट्रिकल चार्जिंग क्या होता है, किसी बैटरी को
कम वोल्टेज पर लंबे समय तक चार्ज करने की प्रक्रिया को ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिफ्लेक्टर से है। क्वेश्चन नंबर 79 का रहा है, नम और संक्षारक वातावरण में किस तरह के परावर्तक का प्रयोग किया जाता है। जो रिफ्लेक्टर होता है, यहां आप देख सकते हैं किस तरह का रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन का रहा है कि नम और संक्षारक मतलब नमी और क्रोजन वाले जगह में वातावरण है, तो उसके लाइट के साथ जो हम रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, कैसा रिफ्लेक्टर चाहिए, फैलाने वाला, दर्पण वाला, परवलयीय प्रकार या सॉफ्ट लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्टर का थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। ये रिफ्लेक्टर मुख्य रूप से देखिए 3 तरह का होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टर कितने तरह का होता है, 3 तरह का। पहला रिफ्लेक्टर डिस्प्रेसिंग टाइप रिफ्लेक्टर। डिस्प्रेसिंग का मतलब फैलाने वाला। ये जो है रिफ्लेक्टर, इसके अंदर जब बल्ब लगाएंगे तो बल्ब के लाइट को ये क्या करेगा, डायरेक्ट, ये क्या है, डिस्प्रेसिव टाइप रिफ्लेक्टर है, मतलब फैलने वाला प्रकार का रिफ्लेक्टर है। इसके अंदर जो बल्ब लगेगा और जब जलेगा तो इसके प्रकाश को क्या करेगा, सामने सीधे फैलाएगा। ठीक है, डिस्प्रेसिव टाइप। तो ये क्या होता है, बिल्कुल पैक होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे, नमी वाले स्थानों में करेंगे। यहाँ आप डिस्प्रेसिव टाइप रिफ्लेक्टर में देखिए क्या लिखा है, हेयर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आइदर व्हाइट स्टोन इनामेल्ड और विट्रियस इनामेल्ड। मतलब इसका जो बना हुआ रहता है, ठीक है, व्हाइट स्टोन इनामेल्ड का बना रहता है, इसके ऊपर लेयर डाला रहता है, या विट्रियस का। विट्रियस इनामेल्ड आर मोर एक्सपेंसिव एंड लेस इफिशियंस ऑप्टिकली। तो विट्रियस इनामेल्ड क्या होता है, महंगा होता है। ठीक है, आर मोर सुटेबल फॉर यूज इन डैम्प एंड कोरोजिव एटमोस्फेयर। इसलिए इसका जो इस्तेमाल होता है ये थोड़ा महंगा पड़ता है। इसका जो बनावट है ये विशेष प्रकार का एनामेल्ड करके बनाया जाता है। ठीक है, विट्रियस इनामेल्ड या व्हाइट स्टोन से इनामेल्ड करके। इसलिए वैसा जगह जहाँ पानी उनी का अधिक संभावना हो, जंग लगने की अधिक संभावना हो, वैसे जगह पर इस तरह का रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल कर देने से यह रिफ्लेक्टर खराब नहीं होता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो रिफ्लेक्टर है दूसरा, मिरर टाइप रिफ्लेक्टर। ठीक है, मिरर टाइप रिफ्लेक्टर, शीशा की तरह। और तीसरा है पॉलिश मटेरियल रिफ्लेक्टर। तो इसमें जो 3 तरह का दिखाया गया है, ये क्या है, डिस्प्रेसिव टाइप रिफ्लेक्टर है। ये सब क्या है, प्रकाश को फैलाने वाला है। मिरर टाइप अलग प्रकार का होता है। ठीक है, और जो तीसरा है पॉलिश मटेरियल, ये अलग होता है। इसका किसी विशेष क्लास में हम लोग देख लेंगे। इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला फैलाने वाला प्रकार सही हो जाएगा रिफ्लेक्टर का। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में कौन क्रॉसकट छेनी के उपयोग का वर्णन करता है। क्रॉसकट छेनी, क्रॉसकट चीजल का उपयोग एक विशेष कार्य के लिए होता है। ऑप्शन नंबर चौथा इसमें दिया हुआ। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, इसका उपयोग कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को छीनने के लिए होता है, तो नहीं होगा। ठीक है, क्रॉसकट का बनावट अलग प्रकार का होता है। इसका उपयोग कोण पर सामग्री को स्क्वायर करने के लिए तो कभी नहीं होगा। इसका उपयोग बड़ी सपाट सतह से धातु को हटाने के लिए नहीं होगा। क्रॉसकट का एक विशेष काम है, जो लॉकिंग वगैरह, जो चाबी वगैरह होता है बनाने के लिए, काटने के लिए, उस सब में इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्रॉसकट छेनी का इस्तेमाल कहाँ होगा, चाबी को काटने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, किसी विद्युत तंत्र के जीवंत भाग का पृथ्वी से आकस्मिक संबंध को क्या कहते हैं। कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उसका कंडक्टर है, मान लीजिए कंडक्टर है, पोल पर कंडक्टर डाला हुआ है। ठीक है, यहां से कहीं लाइन जा रहा है, ये लाइव वायर है। ठीक है, आर फेज, वाई फेज, बी फेज, यहां से कहीं लाइन जा रहा है। किसी कारण बस ये लाइव वायर टूट के अर्थ में आ जाता है, टच हो जाता है। ठीक है, लाइव वायर टूट के ग्राउंड हो जाता है, पृथ्वी से, अर्थ से सट जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इस फॉल्ट का नाम क्या देंगे। ठीक है, तो इस फॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थ फॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थ फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज द टर्म गिवन टू द एक्सीडेंटल कनेक्शन ऑफ ए लाइव पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम टू द अर्थ। ठीक है, लाइव पोर्शन जब डायरेक्ट अर्थ से जाके टच हो जाए
तब उसको हम लोग क्या करते हैं, अर्थ फोल्ड करते हैं। अर्थ इलेक्ट्रोड नहीं कहेंगे, इसमें इलेक्ट्रोड नहीं होता है। लीकेज करंट नहीं कहेंगे, ठीक है, ये डायरेक्ट क्या होगा, ग्राउंड हो रहा है, लीकेज तो नहीं हो रहा। स्टेप पोटेंशियल दूसरा चीज़ होता है, सीधे क्या हो जाएगा आंसर, अर्थ फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चौथा अर्थ फोल्ड सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, ये सिंबल से आया हुआ है, सिंबल मतलब प्रतीक चिन्ह से आया हुआ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह दर्शा रहा है। ये जो प्रतीक चिन्ह बना हुआ है क्या चीज़ का है, ठीक है, क्या चीज़ का है। तो ये तो हम लोग समझ चुके हैं, स्विच है, ये क्या है, स्विच है। लेकिन इस स्विच में पी लगा हुआ, पी लिखा हुआ है, तो पी से क्या हो जाएगा, प्रेशर स्विच हो जाएगा, ठीक है। पी से क्या हो जाएगा, प्रेशर स्विच। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर सर्किट ब्रेकर की बात कर रहा है, तो सर्किट ब्रेकर का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है, ये सर्किट ब्रेकर हो गया, ठीक है। दूसरा है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट मतलब तापक स्विच, टेम्परेचर पर कार्य करने वाला जो स्विच होता है उसको थर्मोस्टेट कहते हैं। तो थर्मोस्टेट स्विच का ऐसा ही बनावट रहेगा, वो भी स्विच इसी तरह से रहता है, लेकिन अंतर ये है उसमें ऐसे रहेगा, ठीक है। ये थर्मोस्टेट स्विच है। प्रेशर स्विच पी यहाँ डिनोट है, इसलिए प्रेशर स्विच सही आंसर है। 3 पोल स्विच, तो ट्रिपल पोल स्विच इस तरह से रहेगा, TPIC, ठीक है। ट्रिपल पोल स्विच इस तरह का होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ये जो हमारा प्रतीक चिन्ह है प्रेशर स्विच का दिया हुआ, ठीक है, प्रेशर स्विच सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, श्रृंखला सर्किट में शॉर्ट सर्किट का पता लगाने के लिए कौन सा एक वैध टेक्निक है। अंग्रेजी में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड टेक्निक टू डिटेक्ट ए शॉर्ट सर्किट इन ए सीरीज सर्किट। तो हम सभी जानते हैं कोई भी सीरीज सर्किट में, मान लीजिए कि ये सीरीज सर्किट है, यहाँ ए मीटर लगा हुआ है, यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में डिटेक्ट ए शॉर्ट सर्किट इन सीरीज सर्किट। इसमें जब शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, इसमें मान लीजिए कि प्लस टच हो गया माइनस से डायरेक्ट किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, तो कौन सा सबसे आसान तरीका है, ठीक है, टेक्निक है जिससे हमको पता चलेगा कि शॉर्ट सर्किट है। पहला ऑप्शन है ह्यू करंट फ्लो इज इंडिकेटेड बाय द आर्मेचर, द फुल सप्लाई वोल्टेज इंडिकेटेड इन द वोल्ट मीटर, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इंडिकेट इन द ओम मीटर, नो करंट इज इंडिकेट इन द एमीटर। मतलब जब यहाँ से हमारा करंट चल रहा था, निकल रहा था, तो ये करंट लोड में न जाके जब शॉर्ट सर्किट होगा तो लोड में न जाके सीधे कहाँ पहुँच जाएगा, हमारा एमीटर में आ जाएगा। मतलब डायरेक्ट करंट बिना लोड के हमारा मीटर पे आ जाएगा। इस तरह से देखा जाएगा तो क्या होगा, ए मीटर में बहुत हैवी करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है, सर्किट में बहुत हैवी करंट फ्लो हो जाएगा। तो जब हमारा ए मीटर में हैवी करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है कि सर्किट शॉर्ट सर्किट हो चुका है, क्योंकि फुल वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज इंडिकेटेड इन द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में तो शॉर्ट सर्किट होने के बाद कोई वोल्टेज नहीं दिखाएगा, ठीक है। इन्फिनिट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो रहेगा वही दिखाएगा। रेजिस्टेंस से मतलब नो करंट फ्लो इन द एमीटर। करंट फ्लो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन बहुत हैवी करंट होगा। यहाँ से जो करंट रेजिस्टेंस से होकर गुजर के जाने वाला था, ये यहाँ ना जाके डायरेक्ट चल जाएगा, पार हो जाएगा, ठीक है, और हैवी करंट फ्लो होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, हैवी करंट फ्लो होगा। क्वेश्चन 84, हम बड़ी मशीन में कम प्रेरित ईएमएफ के डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करते हैं, ठीक है। बड़े मशीन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसमें जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आता है उसको हम लोग कैसे पूरा करते हैं, ठीक है। तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को पूरा करने के लिए आर्मेचर के सीरीज में क्या लगाते हैं, हम कंपेंसेटिव वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आर्मेचर के सीरीज में डीसी जनरेटर में क्या होता है, एक आर्मेचर रिएक्शन आप पढ़े होंगे, आर्मेचर रिएक्शन,
आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, डीसी जनरेटर में जब ईएमएफ उत्पन्न होता है तो जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो मेन फील्ड फ्लक्स को कमजोर करने लगता है, डीमैग्नेटाइज करने लगता है, ठीक है। इस इफेक्ट को हम लोग आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। तो इस इफेक्ट को दूर करने के लिए आर्मेचर रिएक्शन जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट उत्पन्न कर रहा है उसको मेंटेन रखने के लिए आर्मेचर के सीरीज में हम एक वाइंडिंग कर देते हैं जिसको हम लोग कंपेंसेटिंग वाइंडिंग कहते हैं। कौन सा वाइंडिंग कहते हैं, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, ठीक है, वाइंडिंग कर देते हैं। कौन सा वाइंडिंग करते हैं, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग करते हैं। आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए कंपेंसेटिंग वाइंडिंग कर देते हैं। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट वही है। तो ऑप्शन नंबर पहला, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में क्षतिपूर्ति वाइंडिंग प्रदान करना, ठीक है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है इस उपकरण के समेटने की क्षमता क्या है। ये जो डिवाइस है, टूल्स है इलेक्ट्रीशियन का, कौन सा टूल्स है, क्रिम्पिंग टूल है। कौन सा टूल है, इसको कहते हैं क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल ये क्या करता है, बड़े बड़े केबल का जब ज्वाइंट बनता है तो उसमें जो लग्स रहता है, लग्स को बैठाने का काम करता है, लग्स को बैठाने के लिए, ठीक है, केबलों में लग्स को बैठाने के लिए क्रिम्पिंग टूल का इस्तेमाल करता है। तो कह रहा है क्रिम्पिंग टूल का जो क्षमता है, कैपेसिटी, कितना से कितना mm के गैप को वो क्रिम्प कर सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 0.46 mm से 3.25 mm तक इसका जो फैलता है वो इतना mm तक को क्रिम्प कर सकता है, ठीक है, आपको याद रखना होगा। क्रिम्पिंग टूल की जो क्षमता होती है 0.46 mm से 3.25 mm तक होता है, ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, किस जनरेटर को निरंतर वोल्टेज जनरेटर भी कहते हैं। पहला ऑप्शन सीरीज जनरेटर, दूसरा शंट जनरेटर, तीसरा शॉर्ट शंट, चौथा लॉन्ग शंट। तो क्या हो जाएगा, शंट जनरेटर को हम लोग निरंतर वोल्टेज इसलिए कहते हैं क्योंकि शंट जनरेटर में क्या होता है, कांस्टेंट वोल्टेज होता है। शंट जनरेटर में क्या होता है, आर्मेचर और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों क्या होता है, पैरेलल में होता है लोड के। ये हो गया आर्मेचर, ये हो गया शंट फील्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, यहाँ से जो करंट उत्पन्न हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड होता है, कांस्टेंट स्पीड। तो जब आर्मेचर का कांस्टेंट स्पीड हो गया तो यहाँ से जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उसका ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा। इसलिए शंट जनरेटर को हम लोग निरंतर वोल्टेज जनरेटर कहते हैं, ठीक है। शंट जनरेटर को निरंतर वोल्टेज जनरेटर, कंटिन्यूअसली इसका जो है आउटपुट वोल्टेज का मान क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, किस नियम के अनुसार एक बिंदु पर मिलने वाली सभी शाखाओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो हम सभी किरचॉफ्स का दो नियम है, किरचॉफ्स के कितना नियम है, दो नियम है। पहला नियम क्या है, किसी विद्युत सर्किट में जंक्शन पर करंट का बीजगणितीय योग शून्य होता है, हम सब जान चुके हैं। तो यहाँ पर किरचॉफ का क्या हो जाएगा, पहला नियम सही आंसर हो जाएगा। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो वोल्टेज का नियम है। वोल्टेज का नियम क्या कहता है, किसी विद्युत सर्किट के अलग अलग शाखा में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप का मान उसमें दी गई अप्लाई वोल्टेज के समान होता है, ठीक है। किरचॉफ के दो नियम है, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का दो नियम है। पहला करंट का नियम और दूसरा वोल्टेज का नियम। तो कि किसी जंक्शन पर करंट का मान 0 होता है, I1 I2 I3 I4, ठीक है। यहाँ देखिए ये जंक्शन है, जंक्शन की ओर दो करंट जा रहा है I1 I2, तो I1 प्लस I2 बराबर हो जाएगा I3 जंक्शन से बाहर जा रहा है I3 प्लस
I4। इस तरह से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किरचॉफ्स का करंट लॉ यही कहता है किसी विद्युत सर्किट में जंक्शन पर करंट का मान 0 होता है, या किसी सर्किट में जंक्शन पर आने वाली करंट का मान और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट का मान बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। वोल्टेज का नियम क्या कहता है, तो किसी विद्युत सर्किट के अलग अलग शाखा में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप उसमें दी गई वोल्टेज के समान होता है। ठीक है, किरचॉफ्स का ये 2 लॉ है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, शंट और कंपाउंड जनरेटर में लगातार नुकसान किसके बराबर है। तो शंट और कंपाउंड जनरेटर में लगातार नुकसान किसके बराबर है, तो स्ट्रे लॉस प्लस शंट फील्ड कॉपर लॉस, इस दोनों के योग के बराबर क्या कहलाता है, लगातार नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। ठीक है, यांत्रिक नुकसान नहीं होगा, स्ट्रे नुकसान विंडेज नुकसान नहीं होगा, यांत्रिक प्लस कोर नहीं होगा, क्या होगा, स्ट्रे लॉस मतलब स्थिर क्षति और शंट फील्ड कॉपर लॉस, दोनों के योग को हम लोग क्या कहते हैं, लगातार नुकसान कहते हैं, मतलब कंटिन्यूअसली जो लॉस होता रहता है। ठीक है, स्ट्रे लॉस और शंट फील्ड क्षति, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 में है, इसमें दिया गया है मिलाने के लिए, ठीक है, कितना mm तक के प्रतिरोध को हम प्रतिरोध और व्यास से मिलाना है, मापना है। ठीक है, इसको आपका चार्ट रहता है, उसके हिसाब से आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन सही दे रहा है, मतलब पहला का सी है, व्यास 0.071 nm से कम को मापने के लिए क्या चीज़ से मापेंगे, केवल प्रतिरोध द्वारा मापन करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस के द्वारा केवल। ठीक है, और दूसरा का ए है 0.071 नैनोमीटर से अधिक और 1 नैनोमीटर तक के व्यास को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रतिरोध और व्यास द्वारा माप सकते हैं। ठीक है, और तीसरा का बी हो जाएगा, मतलब 1 nm प्रतिरोध से अधिक को मापने के लिए केवल व्यास द्वारा हम मापते हैं। ठीक है, ये तरीका आपको याद रखना होगा। इस तरह से ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, क्वेश्चन नंबर 90 का अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर के मामला में इलेक्ट्रोड को एसी आपूर्ति क्यों किया जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग अर्थ टेस्टर को देख लेंगे। अर्थ टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर का इस्तेमाल मतलब 100 ओम तक, मान लीजिए 100 ओम, मतलब जब रेजिस्टेंस का मान कम हो तब मापने के लिए हम लोग अर्थ टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। मुख्य रूप से अर्थ टेस्टर का इस्तेमाल अर्थ का प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है, अर्थिंग प्रतिरोध, अर्थिंग का प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से हम लोग अर्थ टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अर्थ टेस्टर को जब इस्तेमाल करते हैं तब उसमें एसी सप्लाई क्यों दिया जाता है। इसका डायग्राम जब आप देखेंगे, ये अर्थ टेस्टर है। ठीक है, ये अर्थ टेस्टर है। इसमें क्या होता है, हमारा ये मान लीजिए कि अर्थिंग डाला हुआ है, ये हमारा अर्थिंग है। ठीक है, धरती के अंदर अर्थिंग है, इसका रेजिस्टेंस हमको चेक करना है। ठीक है, तो मेन हमारा ये इलेक्ट्रोड हो गया अपना अर्थ, इसके बगल में 2 स्पाइक हम धरती में गाड़ देते हैं, अलग अलग दूरी पर 2 स्पाइक डालना रहता है। ठीक है, और अर्थ टेस्टर में 3 टर्मिनल होता है। ठीक है, 3 टर्मिनल जिसमें C1 और P1 शॉर्ट होके एक टर्मिनल रहता है जिसको अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ देना है, और दूसरा जो टर्मिनल होगा C2 और P2 इसको स्पाइक से जोड़ देना है, जो धरती में स्पाइक हम लोग गाड़ेंगे उससे जोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या रहता है, DC जनरेटर, मतलब एक तरह का मैगर रहता है। इसको जब मैगरिंग करते हैं, इसकी स्पीड को घुमाते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, DC करंट उत्पन्न होता है। DC जनरेटर से क्या होगा, DC करंट उत्पन्न होगा, और यहाँ पे आगे करंट रिवर्सल लगा होता है। ये DC करंट को क्या करता है, AC करंट में परिवर्तन करता है। जैसे AC करंट में परिवर्तन होगा तो यहाँ से क्या होगा, कुछ करंट यहाँ स्पाइक में फ्लो होता है। ठीक है, स्पाइक में फ्लो होता है। इस तरह से हमारा ये रेजिस्टेंस जो है, अर्थ का रेजिस्टेंस यहाँ मीटर पर, स्केल पर दिखाया जाता है। ठीक है,
तो इस मीटर को फंक्शन में लाने के लिए इसमें जो मैगर लगा हुआ उसको घुमा के डीसी करंट को एसी में बदला जाता है, तब जाके ये अपना जो इसका रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, इसका पॉइंटर रिफ्लेक्ट करता है, मतलब इफेक्टिव आता है और रेजिस्टेंस का मान बताता है, ठीक है। तो कह रहा है कि अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर के मामला में इलेक्ट्रोड को एसी आपूर्ति क्यों करना चाहिए। तो देखिए, रीडिंग पढ़ने के साथ इलेक्ट्रोलाइटिक ईएमएफ के प्रभाव से बचने के लिए, ठीक है, इसमें रीडिंग तभी बताएगा जब एसी सप्लाई देंगे, साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइटिक इफेक्ट जो है होता है उससे भी बचने के लिए यहाँ से एसी करंट दिया जाता है, नहीं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक इफेक्ट के कारण गलत रीडिंग आ जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। क्वेश्चन 91, सिल्वर का इलेक्ट्रोकेमिकल समतुल्य EC इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कितना होता है, मिलीग्राम प्रति कूलम। तो इसका चार्ट होता है जिसमें सिल्वर का, तांबा का, इस सब का अलग अलग रहता है, आपको याद रखना है। सिल्वर का 1.1182 होता है, ठीक है, ऑप्शन चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। फ्लेमिंग के अनुसार दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली जो है क्या चीज़ इशारा करती है। फ्लेमिंग्स के दाहिना हाथ, ठीक है, तो फ्लेमिंग के दो नियम हैं, आपको याद रखना है। फ्लेमिंग्स का दो नियम है, राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल और दूसरा लेफ्ट हैंड रूल। तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहाँ इस्तेमाल होता है, तो जनरेटर में होता है, ठीक है, जनरेटर में राइट हैंड रूल और मोटर में लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है फ्लेमिंग के अनुसार दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली, मतलब बीच वाली उंगली क्या चीज़ दिखाती है, कंडक्टर गति, चुंबकीय गति, करंट की गति, वोल्टेज की दिशा। तो यहाँ आप देख लीजिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में क्या होता है, हम अपने दाहिने हाथ के तीनों उंगली को परस्पर 90 डिग्री पर समकोण पर इस तरह से रखते हैं कि आपस में ये सब क्या है, समकोण पर रहे, ये भी और ये भी, ठीक है। फैलाते हैं तो हमारा जो अंगूठा होता है ये मोशन ऑफ कंडक्टर, चालक की दिशा बताता है। बीच की उंगली क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, तर्जनी उंगली, ठीक है। और बीच वाली उंगली क्या बताता है, करंट की दिशा। तो यहाँ जो पूछा है 4 फिंगर के बारे में पूछा है, तर्जनी उंगली 4 फिंगर, ठीक है, क्या चीज़ का दिशा बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अंगूठा दिखाएगा कंडक्टर की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये वाला बीच की उंगली करंट की दिशा। समझ में आ गया। किस केस में, राइट हैंड रूल में। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करेंगे तो राइट हैंड रूल में हम देख रहे हैं कि जो अंगूठा है ये चालक की दिशा बता रहा है, तो लेफ्ट हैंड रूल में जो अंगूठा होता है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताता है, ठीक है, फोर्स की दिशा बताता है, जो हमारा कंडक्टर पर कौन सा फोर्स है उसका दिशा बताता है। और बीच की उंगली चुंबकीय क्षेत्र ही रहेगा, और सॉरी तर्जनी उंगली और बीच की उंगली करंट की दिशा ही रहेगा, ठीक है, केवल अंगूठा का डायरेक्शन बदल जाता है। लेफ्ट हैंड रूल में क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, बल की दिशा हो जाएगा, और राइट हैंड रूल में मोशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के घूमने की दिशा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है फ्रेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93, उस उपकरण का नाम क्या है जिसका उपयोग इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल किया जाता है, मैगर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मैगर का इस्तेमाल किया जाता है। केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 1 मेगा ओम से अधिक, 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी आता है मैगर में जब इसके हैंडल को घुमाया जाता है तो कितना वोल्टेज डेवलप होता है, तो लगभग 500 वोल्ट डीसी यहाँ पे डेवलप होता है, ठीक है। कभी कभी आता है मैगर जब यूज में नहीं किया जा रहा है तो इसका कहाँ रहना चाहिए, स्केल, इसका जो स्केल कहाँ रहना चाहिए, 0 पर, इन्फिनाइट पर, तो कहाँ रहेगा, कभी भी जब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो इन्फिनिटिव पर रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्शन उल्टा होता है, ठीक है। जब रीडिंग दिखाएगा मैक्सिमम तो 0 इधर होता है, इन्फिनिटिव इधर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 94, क्या होगा यदि एक श्रृंखला समूह में सेल कनेक्शन उल्टा कर दिया जाए, ठीक है। कह रहा है कि एक श्रृंखला समूह में एक सेल को उल्टा कर दिया जाए, मतलब सीरीज में मान लीजिए कि 3 सेल जुड़ा हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस।
इसमें जो चौथा सेल है ये उल्टा है डायरेक्शन में, तब क्या होगा, ये लोड है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, लेकिन चौथा सेल जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस प्लस। कह रहा है कि श्रृंखला सीरीज में अगर एक सेल को उल्टा कर देंगे तब क्या होगा, क्या होगा, यहाँ से करंट तो फ्लो हो रहा है सीरीज सर्किट के रूप में, लेकिन यहाँ पर आते ही क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, ठीक है, इसका प्लस से जुड़ गया, मतलब ये 3 सेल सीरीज में है, 3 सेल सीरीज में है और लास्ट वाला सेल पैरेलल में है, पैरेलल में है। तो सीरीज में हम लोग जोड़ते हैं आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाने के लिए और पैरेलल में जोड़ते हैं करंट को बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से अगर करेंगे 3 सेल सीरीज में, एक चौथा पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा, जो हमको टर्मिनल वोल्टेज जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, उससे कम हो जाएगा। ऑप्शन क्या करा है, यह एक शॉर्ट सर्किट के कारण होगा, शॉर्ट सर्किट तो नहीं होगा, यह अपेक्षा से कम बैटरी आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करेगा, सही बात है, जितना वोल्टेज आना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। सेल स्थायी क्षतिग्रस्त होगा, नहीं, वोल्टेज आउटपुट में कोई बदलाव होगा नहीं, गलत बात है, बदलाव होगा एकदम होगा, जितना आउटपुट वोल्टेज मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, कौन सा एक इंसुलेटर की वांछनीय विशेषता नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंसुलेटर। इंसुलेटर का कह रहा है इसमें से कौन सा एक विशेषता नहीं है, तो किसी भी इंसुलेटर क्या होता है, ओवरहेड लाइन में कंडक्टर को रखने के लिए इंसुलेटर का इस्तेमाल किया था, ठीक है। प्रत्येक ओवरहेड लाइन के वोल्टेज रेटिंग के अनुसार इंसुलेटर भी बनाया गया है। इंसुलेटर कई प्रकार का होता है, जैसे पिन इंसुलेटर हो गया, सेकल इंसुलेटर हो गया, सस्पेंशन हो गया, डिस्क इंसुलेटर हो गया, गियर इंसुलेटर हो गया, बहुत सारा इंसुलेटर होता है। तो किसी भी इंसुलेटर में क्या क्या विशेषता होना चाहिए, ठीक है, तो इस इंसुलेटर में लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी का गुण होना चाहिए, ठीक है, लचीलापन होना चाहिए, इसका यांत्रिक शक्ति होना चाहिए, मतलब मजबूती होना चाहिए, तापमान प्रतिरोध होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर से इस पर कोई असर नहीं पड़े, ये सब होना चाहिए। पहला ऑप्शन है कम ढाकता हुआ ताकत, मतलब लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसका हाई होना चाहिए, हाई रहेगा तभी इसमें से करंट जब रख के हम गुजारेंगे तो इसको कुछ नहीं होगा। जब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम रहेगा तो क्या होगा, सीधे ये ब्लास्ट कर जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। रजिस्टर टू टेम्परेचर होना चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब मजबूत होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, लिख दिया लो, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत है, इस तरह से ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कौन विशेषता नहीं है, तो पहला लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बिना सुरक्षा वाली मशीनरी को किस रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, तो वह मशीन जो बिना सुरक्षा पे चल रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैकेनिकल डेंजर्स कहेंगे, यांत्रिक खतरा हो जाएगा, ठीक है, यांत्रिक खतरा, मशीन तो है लेकिन खतरा है। नेक्स्ट 97, कौन सा आरेख वायरिंग स्थापना कार्य के लिए उपयोग की जाने वाले घटकों की वास्तविक भौतिक स्थिति का अनुमान देता है, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा जो आरेख है, डिजाइन जब हम बनाते हैं तो वायरिंग स्थापना के लिए, तो जब हमको वायरिंग स्थापना करना है तो हमारा लेआउट कैसा होना चाहिए, वायरिंग का होना चाहिए, तभी तो वायरिंग स्थापना का अंदाज लगेगा। लेआउट आरेख से पता चलेगा, लेआउट से नहीं पता चलेगा, लेआउट से मकान का बनावट पता चलता है, ठीक है। स्थापना से भी नहीं हम पता कर सकते हैं। वायरिंग आरेख रहेगा या सर्किट आरेख अलग चीज़ है। वायरिंग आरेख बनाएंगे, वायरिंग डायग्राम बनाएंगे, तभी हम वायरिंग का पूरा हिसाब रख सकते हैं, कैसे वायरिंग होगा, कहाँ पे क्या लगाना है, कितना मटेरियल लगेगा, इसके लिए हमको वायरिंग डायग्राम चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 98, एसी कैपेसिटर प्रकार मोटर शुरू करने के लिए किस तरह के कैपेसिटर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो जो एसी मोटर होता है, एसी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, उसमें कह रहा है कौन सा कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप देखिएगा जो एसी मोटर में कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं उसमें 2 टर्मिनल रहता है, ठीक है, और दोनों टर्मिनल में पॉजिटिव नेगेटिव का कोई लफड़ा नहीं होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई लफड़ा नहीं होता है एसी मोटर में जो यूज किया जाएगा उसमें। क्यों, क्योंकि ये नॉन पोलराइज होता है, किसी को आप नेगेटिव बना सकते हैं, किसी को भी पॉजिटिव बना सकते हैं, ठीक है, नॉन पोलराइज होता है, नॉन पोलराइज। लेकिन डीसी सर्किट में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, डीसी सर्किट में कोई कंडेंसर का, तो उसमें क्या होगा, पोलरिटी रहता है, एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है।
प्लस को प्लस से जोड़िएगा, माइनस को माइनस से, तभी काम करेगा। उल्टा जोड़िएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, नहीं काम करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसी मोटर में जो इस्तेमाल होता है वो नॉन पोलराइज होता है। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है ध्रुवीकृत प्रकार इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। कौन सा कैपेसिटर बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इस्तेमाल होगा, लेकिन कौन सा होगा? ध्रुवीकृत, पोलराइज नहीं। पोलराइज नहीं होता, नॉन पोलराइज, गैर ध्रुवीकरण प्रकार के सिरेमिक कैपेसिटर। अब सिरेमिक लिख दिया तो सिरेमिक नहीं होगा, सिरेमिक बहुत छोटा होता है। आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होता है। गैर ध्रुवीकृत प्रकार के इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, ये सही आंसर है। चौथा ध्रुवीकृत प्रकार के सिरेमिक, सिरेमिक तो होगा नहीं। तो जो मोटर में इस्तेमाल होता है देखने में कुछ इस तरह का रहेगा आपको। ठीक है, इस तरह का रहेगा। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। लेकिन एसी मोटर में जो इस्तेमाल होता है वो नॉन पोलराइज होता है। ठीक है, नॉन पोलराइज मतलब इसमें पोलरिटी का कोई लफड़ा नहीं होता है। किसी को भी आप पॉजिटिव मान सकते हैं, किसी को भी नेगेटिव मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 99, कौन कंड्यूट शेडल के कार्य को प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोन्स्ट्रेट द वर्क ऑफ कंड्यूट शेडल। जब वायरिंग करते हैं कंड्यूट शेडल, जब हम वायरिंग करते हैं तो कंड्यूट किसको बोला है? जब वायरिंग करते हैं ना, तो जो पाइप लगा होता है, पाइप को दीवार में फिक्स करने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं शेडल। ठीक है, कुछ कुछ दूरी पर हम लोग लगाते हैं ना, इसको कहते हैं शेडल। ये क्या है? शेडल। तो शेडल के बारे में कह रहा है कौन सा कंड्यूट शेडल के कार्य को प्रदर्शित, मतलब शेडल तो लगा लेकिन कहाँ लगा हुआ है? कंड्यूट पाइप में। ठीक है, कंड्यूट पाइप में, कंड्यूट में प्रदर्शित करता है। तो टू ज्वाइन टू और मोर कंड्यूट, दो या उससे अधिक को जोड़ने के लिए, तो जोड़ने के लिए तो नहीं करते, इसको दीवार में बांध के रखने के लिए करते हैं। टू प्रोटेक्ट द केबल इंसुलेशन, केबल इंसुलेशन को बचाता है शेडल? नहीं बचाएगा। टू फास्टन द कंड्यूट ऑन द सरफेस ऑफ वॉल, मतलब कि दीवार के सरफेस पर, सतह पर कंड्यूट पाइप को फिक्स करने के लिए शेडल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। टू बेंड ए कंडक्ट, मतलब पाइप को मोड़ने के लिए नहीं, कंड्यूट ये नहीं। शेडल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? दीवार पर कंड्यूट पाइप को बिछाने के लिए, उस पर फिक्स करने के लिए हम लोग शेडल को डाल के ठोक देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100। यह एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, देख लेते हैं छोटा सा न्यूमेरिकल क्या है। कह रहा है यदि किसी विद्युत लैंप में धारा 7 एम्पियर है। ठीक है, करंट कितना है? करंट बराबर 7 एम्पियर है। तो 10 मिनट में तंतु की ओर प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात कीजिए। समय कितना है? 10 मिनट। 10 मिनट में कह रहा है उस लैंप में जो धारा प्रवाहित होगा फिलामेंट की ओर कितना होगा? विद्युत धारा, आवेश ज्ञात करना है। ठीक है, विद्युत की मात्रा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विद्युत की मात्रा। विद्युत की मात्रा बराबर क्या होगा? तो विद्युत की मात्रा आवेश Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी होता है। ये फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, Q बराबर IT। Q का मतलब आवेश, आवेश बराबर करंट गुना टाइम। तो करंट कितना दिया? 7 एम्पियर, और टाइम दिया है 10 मिनट। तो 10 मिनट को हम लोग बदलेंगे सेकेंड में, तो 10 गुना 60, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 सत्ते 4200। और आवेश को क्या चाहिए मापते हैं हम लोग? कूलाम में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? कितना कूलाम प्रवाहित होगा? 4200 कूलाम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आज हम लोग CPRI के फर्स्ट बैच का जो एग्ज़ाम हुआ था 19 दिसंबर को, उसका टोटल क्वेश्चन का हल कर चुके हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।